देखिए, भारत के अपवाह प्रतिरूप में हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बात की थी। उसी टॉपिक में मैंने एक चीज़ बोली थी, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। देखिए, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आंतरिक प्रवाह नदियों का एकमात्र क्षेत्र भारत में है, और वो भी इलाका, जो एरिया की बात करें तो वो है हमारे राजस्थान में। अब इसमें आंतरिक प्रवाह का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये जानना होगा। वे नदियाँ जो किसी बड़े सागर, महासागर या किसी बड़ी नदी में जाके ना मिले, और वो जहाँ से उद्गम हुई है उसी के आसपास, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है वहीं आसपास में जाके वो किसी या तो रेत में विलुप्त हो जाए, या किसी झील में जाके गिर जाए, या किसी तालाब में जाके गिर जाए, तो वो छोटे से क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली मौसमी नदियाँ होती हैं। देखिए, जब बारिश का जल आता है उन दिनों में छोटे छोटे पहाड़ियों से, क्षेत्रों से धारा के रूप में जो ये शाखाएँ निकलती हैं, उनको वहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि वहाँ पे कोई मुख्य नदी तो होती नहीं है, तो इन्हीं छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं उनको वो लोग नदियाँ कह देते हैं। इसका मतलब जिस क्षेत्र से उत्पत्ति हुई उसी के आसपास जाके ये विलुप्त हो जाएं, उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। राजस्थान में बात करें तो बहुत सारी नदियाँ ऐसी नहीं है कि जिसको हमें याद करने में कठिनाई है। बहुत लिमिटेड गिनी चुनी नदियाँ हैं, जिसमें आपने घग्गर का नाम सुना ही होगा। घग्गर नदी है, कांकने नदी है, कांतनी है, मंथा है, साबी है, रूपनगढ़ है। ये कुछ मुख्य नदियां हैं जिनमें से क्वेश्चन आता है, तो हमें इसमें यही नदियां पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नदियां क्या होती हैं। तो वही ऐसी नदियां जो किसी सागर या महासागर या मुख्य नदी में जाके ना मिले, स्थानीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाए, उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले हम आंतरिक प्रवाह की नदियों में देखिए, ये हो गया हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की देखिए आंतरिक प्रवाह की नदियों का होने का कारण एक ये भी है कि हमारा जो राजस्थान है स्थलबद्ध क्षेत्र है। स्थल लैंडलॉक का मतलब ऐसा क्षेत्र जो कि चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ है, जिसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं है, कोई भी बहुत बड़ी रिवर नहीं है। तो इस वजह से स्थलबद्ध, जैसे देखिए पश्चिम की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा, यहाँ उत्तर की बात करें पंजाब, उत्तर पूर्व की बात करें यहाँ हरियाणा, इधर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, और धौलपुर से इस एरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो हमारा गुजरात आ जाता है, और ये तो पूरा अपना पाकिस्तान बॉर्डर। तो पूरी तरह चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आते आते जो मानसून है, भारत का जो मानसून, अगला टॉपिक हम भारत की जलवायु और मानसून ही पढ़ेंगे। तो मानसून से जो होने वाली बारिश है वो उस क्षेत्र में आते आते कम हो जाती है, तो पानी कम मिलता है, इसलिए छोटी छोटी नदियाँ कुछ समय विशेष पे ही प्रवाहित होती हैं। इनमें से अगर हम बात करें, सबसे पहली अगर रिवर की हम बात करें तो यहाँ से ही हम स्टार्ट कर देते हैं अपने। हमारी घग्गर नदी, यहाँ हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। मैंने आपको पहले ही पर्वत पढ़ा दिए हैं। मैंने हिमालय बताया था, तो हिमालय के 4 क्षेत्र बताए थे, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और शिवालिक हिमालय से नैना चोटी है, नैना चोटी, ठीक है, वहाँ मंदिर है नैना माता का, वहाँ से निकलती है। और वहाँ से निकलने के बाद हनुमानगढ़, ये जो जगह है वो है हनुमानगढ़, ठीक है। आपको देखिए, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो उसको पढ़ने से बेटर संग संग उसकी मैपिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैपिंग हमेशा याद रहती है, और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी तो देखिए मैप से ही चलता है। तो हनुमानगढ़ में यहाँ एक जगह है टिब्बी तहसील, तलवाड़ा, ठीक है, जगह है किसमें, हनुमानगढ़ में। यहाँ से प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद श्री गंगानगर में एक जगह पड़ती है सूरतगढ़, ठीक है। जब पानी कम आता है, ज़्यादा मात्रा नहीं आती है, तो श्री गंगानगर में यहाँ तक चली जाती है। आपका भटनेर का किला भी आपने सुना होगा, भटनेर के क्षेत्र तक, वहाँ तक जाती है। तो ज़्यादा पानी ना होने के कारण घग्गर का जो नाम है, घग्गर के साथ साथ इसको मृत नदी भी कहते हैं, क्योंकि जब पानी नहीं रहता तो सूख जाती है, इसलिए इसको मृत नदी कहते हैं। इसको नाली भी कहते हैं।
नाली क्यों कहते हैं? जब पानी बहुत कम मात्रा में रह जाता है तो पतली पतले जो जैसे नालियों में कम कम पानी चलता है, ऐसे गहरे क्षेत्र में होके पतली धारा के रूप में निकलती है, तो वहाँ के स्थानीय लोग इसको नाली नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसके अन्य नामों में अगर फेमस जो भाई आपको नाम दिए हैं तो उसका नाम भी पता हो, इसको एक नाम कहते हैं सोतर नदी भी कहते हैं, सोतर नदी। कई जगह आपको सरस्वती भी नाम मिलेगा, सरस्वती नदी। कई जगह नट नदी भी मिलेगा, नाली भी मिलेगा, नट नदी भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक नाम है, किसी भी नाम से ये आपसे पूछी जा सकती है। इसलिए आपको इसकी एक और नाम है जो पुराणों में मिलेगा आपको, दृशद्वती नदी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो दृष्टवती, और नाली क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये पतली धारा के रूप में। लेकिन जब बारिश के दिनों में पानी भर जाता है तो इसका पानी पहुँच जाता है पाकिस्तान तक, और वो जगह है फोर्ट अब्बास। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गया? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। किन दिनों में? जब बारिश के द्वारा पानी जो है सबसे ज़्यादा तेज़ प्रवाह आएगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो वो आगे तक धक्का देके पाकिस्तान के क्षेत्र तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसकी एक चीज़ और विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि मैंने एक इसमें तलवाड़ा कहा था, तो यहाँ पे तलवाड़ा झील पड़ती है। तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील है। ये जीके का क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे निचले, समुद्र तल से नीचाई की बात कर रही हूँ, समुद्र तल से नीचाई की बात करूँ तो तलवाड़ा झील भी, तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीचे स्थित झील। ये जीके का क्वेश्चन हो गया अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, अब इसकी कुल लंबाई की बात करें तो घग्गर नदी की कुल लंबाई पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो 465 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है शिवालिक से निकलती है, कहाँ से आके प्रवेश करती है? हमारे हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील तक। जब पानी कम होता है तो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ तक ही पानी बहता है, लेकिन जब बारिश की मात्रा हो जाती है, पानी की आवाक बढ़ जाती है, तो वही पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है। और इसकी जो विविध नाम है मैंने आपको बताई दिए हैं, तो नाम आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इसके बारे में कि कितनी लंबाई है, 465 किलोमीटर मैंने आपको इसकी कुल लंबाई बताई दी है। तो ये हो गई हमारी कौन सी? घग्गर रिवर। इस घग्गर रिवर के बारे में देखिए, प्राचीन काल में भी आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे, या ऐसा नहीं है कि और कोई बात नहीं होगी, क्योंकि है ना, ये मृत नदी और सरस्वती के नाम से भी जानी जाती है। तो कई बार जब अपवाह तंत्र आता है अपना, जैसे हमारे इलाहाबाद में कहते हैं संगम क्षेत्र, तो संगम क्षेत्र में भी कई कहते हैं सरस्वती नाम आता है, तो सरस्वती का जो बचा हुआ रूप है वो घग्गर बता देते हैं कई लोग। लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका क्षेत्र जो विशेष रूप से नाम क्यों दिए गए हैं। देखिए मैंने आपको कहा था इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली भी कहते हैं, प्लस इसको पाट भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाली या पाट क्यों कहते हैं? क्योंकि कम मात्रा में निचले क्षेत्र में, जो निचले क्षेत्र है वहाँ से होके बहती है, इसलिए इसको नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। अगली नदी की बात करें तो अगली नदी है हमारी यहाँ सीकर। सीकर से निकलती है खंडेला की पहाड़ियाँ। कई की पहाड़ियाँ? खंडेला, खंडेला की पहाड़ियों से, और ये निकल के जाती है झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटते हुए चूरू की सीमा तक। किसको बराबर भागों में बांट रही है? ये बांट रही है किसको? देखो एक जीके का क्वेश्चन तो यही हो गया कि किसको किससे काट रही है। तो नदी के नाम की बात करें तो कौन सी नदी है? इसको कहते हैं कांतली नदी। ठीक है, कौन सी नदी है हमारी ये? कांतली नदी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कांतली नदी सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, और निकलने के बाद झुंझुनू, ये झुंझुनू है, झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा पे ख़त्म हो जाती है। अब ध्यान रखिए राजस्थान में
ऐसे 2 ज़िले हैं जहाँ से कोई भी नदी नहीं निकलती, एक तो चूरू और एक बीकानेर। ये भी जीके का अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा अगर नदियाँ पूछे राजस्थान में किस ज़िले में, तो वो है हमारा कोटा क्षेत्र। कोटा संभाग क्षेत्र में से सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं, और जहाँ एक भी नदी नहीं है वो है हमारा चूरू और बीकानेर। तो 2 नदियाँ हो गई हमारी। अब इसमें एक विशेष रूप से ध्यान रखिए, जिस क्षेत्र से होके रिवर निकलती है, देखिए मौसमी नदियाँ हैं, मैंने कहा था बारिश होगा तो धाराओं के रूप में, जिस क्षेत्र में होके बहती है उस क्षेत्र के जो बेसिन क्षेत्र है उसको कहते हैं, इस क्षेत्र में तोरावटी क्षेत्र, तोरावटी बेसिन क्षेत्र। यहाँ पे देखिए तोमर राजाओं का क्षेत्र था, तो उनके क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र के नाम से क्या है, उस क्षेत्र में जो पानी का प्रवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र था, वो बेसिन जो निर्माण हुआ उसको कहा गया तोरावटी बेसिन क्षेत्र। तो किसको कहा गया, कांतली नदी के जो अपवाह क्षेत्र का जो बेसिन एरिया है उसको कहते हैं तोरावटी क्षेत्र। एक तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन झुंझुनू को, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कांतली नदी, या इसको मौसमी नदी भी कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा था बारिश पे, मौसमी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। अब आप कहेंगे कि नहीं मैडम आपने घग्गर की तो 465 बताई, और यहाँ देखिए घग्गर पूरी तरह राजस्थान में नहीं बह रही, ये शिवालिक से आ रही है, पंजाब यहाँ होती हुई हरियाणा के बॉर्डर से टच करती है, यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान से पाकिस्तान, तो पूरी तरह तो राजस्थान में नहीं है। ये जो नदी है राजस्थान के सीकर से ही निकलती है और झुंझुनू में ख़त्म हो जाती है, तो पूरी तरह राजस्थान में ही तो बह रही है। इसलिए पूर्णतः जो मैंने शब्द आपको इंडिकेट किया था, पूर्णतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की इम्पोर्टेंट नदी है। तो हमारी 2 नदियाँ हो गई, एक तो हो गई हमारी घग्गर नदी और दूसरी हो गई हमारी कांतली नदी। अगली नदी की बात करें हम, तो हम अगला डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए उसमें सारा हौच पौच हो जाएगा, तो हमें क्लियर भी पता होना चाहिए। अगली नदी है हमारी कांकने नदी। कांकने नदी निकलती है जैसलमेर में कोटरी गांव। कोटरी गांव ये है कहाँ पे, जैसलमेर। मौसमी नदियाँ हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। कोटरी गांव से उद्गम होता है और ये जाके गिरती है बुझ झील में। ये बुझ झील भी कहाँ है, और ये नदी कौन सी है हमारी, कांकने नदी। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कांकने नदी के बारे में। जैसलमेर के कोटरी गांव से उद्गम होकर बुझ झील में जाके गिर जाती है, लेकिन बारिश ज़्यादा हो जाए, पानी की मात्रा बढ़ जाए, तो ये झील भरने के बाद इसका अतिरिक्त जल आगे बढ़ता है और जाके कहाँ जाके गिर जाता है, मीठा खाड़ी में। 2 पॉइंट हो गए, कम पानी आएगा तो बुझ झील तक जाएगा और ज़्यादा पानी आएगा तो मीठा खाड़ी तक। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी नदी है हमारी, कांकरी नदी। लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, मात्र 17 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका जी के। सबसे लंबी कौन सी थी हमारी, कांकने थी, और सबसे कांतली थी, और सबसे छोटी हो गई कांकने नदी। कांतली बड़ी है और कांकने छोटी है। कहाँ से, जैसलमेर से ही उद्गम होता है और जैसलमेर में ही ये विलुप्त हो जाती है। देखिए सारा का सारा रेत का क्षेत्र है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी कितनी रिवर हो गई, घग्गर हो गई, कांतली हो गई और कांकने हो गई। अगली रिवर की हम बात करें तो अगली हमारी निकलती है, ये हमारा हो गया अलवर क्षेत्र और ये हमारा आ जाएगा जयपुर। जयपुर में यहाँ से ये हमारा है जयपुर, और जयपुर में ये जो क्षेत्र पड़ेगा हमारा, मैं पर्टिकुलर बता देती हूँ, खंडेला की पहाड़ियों,
जयपुर में पड़ेंगी सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ, सीकर वाला लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होता है और उत्तर की ओर जाते हुए यहाँ हरियाणा पड़ता है। हरियाणा में जगह है रेवाड़ी, हरियाणा, ठीक है। और एक जगह है यहाँ पे, पर्टिकुलर इस क्षेत्र की बात करूँ तो पटौदी गांव, पटौदी गांव में जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से उद्गम होके कहाँ चली जाती है, पटौदी गांव रेवाड़ी में जब है, हरियाणा में, वहाँ जाके ये विलुप्त है। कि ज़्यादातर इतनी इंपॉर्टेंट जो नदियाँ जिनके बारे में बहुत पूछा जाएगा उनकी लंबाई मैंने बता दी, लेकिन जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप देखेंगे बैक पेपर्स में तो उनमें पूछते हैं उद्गम कहाँ है और विलुप्त खत्म कहाँ हुई है। तो उद्गम कहाँ हुआ है, जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से खत्म हो गई पटौदी गाँव में। अगली जयपुर से ही निकलती है मनोहरपुरा गाँव, यहाँ से हमारा पड़ता है मनोहरपुरा गांव, जयपुर, ये भी जयपुर से ही है, से उद्गम होता है और यहाँ पे अपनी पड़ जाती है यहाँ हमारी आ जाती है सांभर झील, ठीक है। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होकर जयपुर के क्षेत्र से निकल के ये गिर जाती है किस में आके, अपनी सांभर झील में। तो ये जो नदी है ये है हमारी मंथा नदी। उद्गम कहाँ से, जयपुर की मनोहरपुरा गांव है, वहाँ की पहाड़ी छोटी छोटी, वहाँ से निकल के सीधे सांभर झील। देखिए सबसे खारे पानी की झील अगर कोई है भारत में तो सांभर झील है। और यहाँ पे नमक जो निकाला जाता है वो क्यारी पद्धति से निकाला जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में कि सांभर झील से किस पद्धति से नमक निकाला जाता है, तो क्यारी पद्धति से, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसी में ये तो उत्तर से आके गिरेगी। इसी में अगर मेंशन करें तो यहाँ अजमेर का किशनगढ़ क्षेत्र है, किशनगढ़ से एक नदी और आके गिरती है, ये है अपना किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ के क्षेत्र से एक नदी आके निकलती है, वो भी किस में जाके गिरती है, सांभर झील में, और इसका नाम है हमारी रूपनगढ़ नदी। तो दो नदियां सांभर झील में जाके गिर रही हैं, एक तो मंथा नदी जो कि उत्तर से, और रूपनगढ़ ध्यान रखिएगा दक्षिण से निकल के उत्तर में आती है, वो उत्तर से निकल के दक्षिण में आती है, लेकिन दोनों गिरेंगी कहाँ जाके, सांभर झील में। तो हमारी कुल हो गई 1 2 3 4 5 नदियाँ। इसके अलावा अन्य नदियों की बात करें कि राजस्थान में और कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो एक नदी और हमारी रह जाती है जो कि अलवर क्षेत्र, क्योंकि यहाँ भर गया है तो उसके हम अलग से भी इसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगली नदी जो हम बात करेंगे रूपारेल नदी, जो इम्पोर्टेंट है। मैं इसको यहाँ मेंशन भरा हुआ है यहीं कर देती हूँ। यहाँ से निकलती है, मार्कर चेंज कर, यहाँ से और यहाँ तक ये है हमारी उदयनाथ की पहाड़ियाँ, ये होती है अलवर, ठीक है। तो कहाँ पे, अलवर में। थानागाजी आपने नाम सुना होगा, थानागाजी, ठीक है। थानागाजी में जगह, उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी, रूपारेल नदी, ठीक है, उद्गम। यहाँ से निकलने के बाद ये अलवर को क्रॉस करते भरतपुर, और भरतपुर में एक जगह पड़ती है सीकरी क्षेत्र, सीकरी क्षेत्र है, वहाँ तक जाती है। लेकिन प्रॉपर जगह बता दूँ तो सीकरी में भी जो जगह है वो है कुशलपुर, कुशलपुर भरतपुर, वहाँ तक इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो इसका आपको उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है और भरतपुर के कुशलगढ़ तक जाती है। इसको, इसमें बस ध्यान रखना कि भरतपुर की जो लाइफ लाइन कहलाती है जिससे जल प्राप्त होता है वो है हमारी मोती झील। तो मोती झील को जो जल उपलब्ध कराती है, मोती झील को जल प्रदान करती है। तो इम्पॉर्टेंट है, भरतपुर की लाइफ लाइन कही जाती है मोती झील, जिससे वहाँ की सब, एक तो बंद बरेठा और मोती झील, तो उसकी लाइफ लाइन है। तो ये हमारी हो गई पर्टिकुलर नदियाँ जो कि मुख्य रूप से आंतरिक प्रवाह की नदियों में आती हैं। देखिए कई बार एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है
कि एक बार आरएस में पूछा गया था कि आपकी जो लूनी नदी है वो कैसी नदी है, आंतरिक प्रवाह की है या आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो देखिए अगर आप विश्लेषण करें, उसको ढंग से पढ़ें, तो कई बुक्स में आपको बताऊं उसका जो क्लैरिफिकेशन आया है, एनसीईआरटी ने भी माना है कि वो आंतरिक प्रवाह की नदी है। देखिए क्योंकि वो अरब सागर में जाके नहीं गिरती है, वो अजमेर में नाग पर्वत से निकलने के बाद अपनी पाली और इधर होके जालौर होके और बाड़मेर होती हुई यहाँ अपनी कहाँ गए, कच्छ के रन में गिरती है। किसी सागर महासागर में नहीं जाती, विलुप्त हो जाती है। तो किसी सागर में नहीं गिरी, किसी खाड़ी में नहीं गिरी, तो एक तरीके से आंतरिक प्रवाह की नदी में ही गिना जाएगा। तो ये आज हमारा टॉपिक हो गया। जो लास्ट टॉपिक था हमारे अपवाह, भारतीय अपवाह तंत्र का, वो आज कंप्लीट हो गया।